आज की हमारी कहानी है तलाक एक अनसुलझा रिश्ता। एक अनसुलझा रिश्ता, दो ऐसे लोगों की कहानी जिनका विवाह दोनों परिवार की रजामंदी और खुशियों के बीच संपन्न हुआ था। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। विवाह के उपरांत जीवन के 9 साल खुशी खुशी बीतने के बाद अचानक उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि यह खूबसूरत रिश्ता, विवाह जैसे पवित्र रिश्ते में तलाक शब्द ऐसा वज्रपात है जो दो परिवारों और दो लोगों की जिंदगी को जीवन के उस कगार पर पहुंचा देता है जहां एक दूसरे के साथ 7 जन्मों की कसम खाने के बावजूद दोनों को अजनबियों की तरह जीवन बिताना पड़ता है। इस कहानी में भी ऐसी ही दो लोगों के रिश्ते की कशमकश और अलगाव के बारे में बताया गया है। तुमने इस पवित्र रिश्ते की मर्यादा का हनन किया है। अब तुम्हारे साथ जीवन निर्वाह करना मेरे बस की बात नहीं। मैंने तुम्हें कई मौके दिए और खुद भी इस रिश्ते की मर्यादा बनाए रखने की नाकामयाब कोशिशें की, लेकिन अब लगता है कि हमारे रिश्ते की नींव ही कमज़ोर पड़ी थी, जो समय के तूफानों को झेल ना सकी। और अब हम अपने रिश्ते के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हमारा अलग होना ही नियति को मंजूर है, जिसमें हम दोनों की भलाई है। आप मुझे मेरी किस गलती की सज़ा दे रहे हैं? सज़ा देने से पहले कम से कम तो बता दीजिए, क्यों तुम्हें हमारा टूटते रिश्ते में पड़ी दरार का कारण मालूम नहीं है, जो बार बार मेरे मुंह से सुनने के लिए आतुर रहती हो? मैं तलाक के पेपर तैयार करवा रहा हूँ। जल्द ही हमें इस अनचाहे रिश्ते की बोझ से छुटकारा मिल जाएगा। इस रिश्ते में इन बातों का मेरे बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अपने बच्चों की कस्टडी तो मैं ही लूँगा। तुम्हारे किसी भी गलत आचरण पर प्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा। लड़की रोते हुए कहती है, आखिर आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? इस रिश्ते में पड़ी दरार की जिम्मेदारी आप मेरे कंधों पर डाल रहे हैं। उसके लिए हम दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। फिर मुझे अकेले ही गलती कैसे हो गई जब हमारे रिश्ते में दरार पड़ी और उस दरार के जिम्मेदार हम दोनों हैं, तो मुझे अकेले को उसकी सज़ा क्यों भुगतनी पड़ेगी? अगर न्याय ही करना है तो दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं तो मैं तलाक के पेपरों पर साइन करने के लिए सहमत हूँ। कभी कभी हम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और बदेही आज एक बार फिर कुछ समय के लिए मिले। एकांत में अपने अतीत के गलियारों में भटक रही थी। क्या सचमुच जिंदगी ऐसे ही इंसान की जीवन पर्यंत कठिन परीक्षाएं लेती रहती है? मेरा वर्तमान भी ऐसी ही परीक्षा की भेंट चढ़ गया। फिर शायद मैंने अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। बदही अतीत में भटकते हुए जीवन के उस दौर में पहुंच चुकी थी जब बैरिस्टर माता पिता की इकलौती संतान के रूप में बदोही के जीवन की शुरुआत हुई थी। घर में धन दौलत, नौकर, सुख समृद्धि सब कुछ तो था, कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो माता पिता के प्यार की, जिसके लिए वह तरस रही थी। उनके पास अपनी बेटी के लिए समय ही नहीं होता था। नौकरों के साथ पली बड़ी बदेही प्रेम की तलाश में भटक रही थी। जब जीवन में प्रणव का आना हुआ, प्रवीण बहुत ही सुलझे हुए और समझदार इंसान थे, जिन्हें बदेही हर रूप में पसंद थी और बदेही को भी प्रेम की तलाश थी। उसे भी प्रवीण में मिल रही थी। दोनों खुशी खुशी कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रहे थे। कॉलेज के दिनों
के रिश्ते को लेकर चर्चाएं होती थीं, लेकिन इन बातों में से बेफिक्र यह जोड़ा अपने आप में ही मस्त रहता था। जब कभी बदेही प्रवीण से कहती कि तुम मुझे ऐसे ही जीवन भर प्रेम करते रहोगे, कभी छोड़ोगे तो नहीं, तब प्रवीण कहते कि इन सांसों को रुकने से पहले तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम इन सांसों में बस चुकी हो। उस वक्त प्रवीण की बातों को सुनकर बदेही का मन प्रफुल्लित हो जाया करता था। वह अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगती थी, लेकिन आज यथार्थ में प्रवीण की वही बातें मिथ्या साबित हो गईं। वैदेही की सोच पर विराम तब लगा जब करुणा ने आकर पूछा कि वकील साहिबा, ऐसे गुमसुम होकर कहाँ विचरण कर रही हो? जी हाँ वैदेही, अपने दाम्पत्य जीवन से अलगाव के बाद करुणा के बहुत समझाने पर अपने बिखरते जीवन को समेटने के लिए एक बार फिर से अपनी छूटी हुई प्रैक्टिस को वापस पूरा करने के उपरांत अब एक सफल वकील बन चुकी थी, और शायद यही वजह थी कि जो उसके जीवन में रुका हुआ उससे सबक लेकर अपने प्रोफेशन के द्वारा उसने कई टूटते हुए रिश्तों को बचाने का प्रयास कर रही थी। हर दिन कोर्ट में ऐसे केस आते रहते थे जो उसे बार बार उसके जीवन से रूबरू करवा दिया करते थे, लेकिन बदेही पहले जैसी कमजोर असहाय बदेही नहीं रह गई थी। अब वह एक सफल वकील होने के साथ साथ एक समाज सेविका भी थी, जो समाज में हो रहे गलत पर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया भी देती थी और उसे सुलझाने का भी सामर्थ्य रखती थी। अपने जीवन में अपनी नादानियों के कारण जो कुछ उसने खोया था, वह गलती वह किसी और जोड़े को नहीं करने देना चाहती थी। इसीलिए जब कभी भी कोर्ट में उसके सामने कोई ऐसा केस आता था तो वह अपनी तरफ से भरसक प्रयास करती थी कि वह रिश्ता दोनों की नासमझी के कारण न टूटे, बल्कि दोनों एक बार फिर से इस रिश्ते को एक मौका देकर उसे सुलझाने और संभालने की कोशिश करें। कई रिश्तों में उनकी यह कोशिश कामयाब भी हुई थी, जिससे उसे आंतरिक संपन्नता मिलती थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो कुछ खोया वह दूसरों के रिश्ते को जोड़कर उसमें अपनी खुशियों की तलाश पूरी कर लिया करती थी। करुणा के टोकने पर बदेही वर्तमान में वापस आते हुए पूछती है कि आज तो तुम्हारा केस था, क्या हुआ? अरे यार, उसकी इसका होना क्या है? वह दोनों एक दूसरे से जुड़ना ही नहीं चाहते थे। दोनों ही झगड़ालू और शक्की स्वभाव के हैं, इसीलिए दोनों का एक साथ रहना नामुमकिन है। देखो अगली डेट पर क्या फैसला होता है। खैर, यह सब बातें छोड़ो, मुझे बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी रही है। तुम्हारा तो अपने अतीत में विचरण करने से पेट भर गया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए मेरे साथ फटाफट चलो और खाना खाते हैं। बदेही की खाना खाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बिना मन के भी करुणा के साथ खिंचती चली गई। कोर्ट से बाहर रेस्टोरेंट में जाते हुए करुणा ने बदेही